स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। भारत चीन की जनसंख्या को पार कर लेगा। इंडिया विल क्रॉस चाइनाज पॉपुलेशन बाय अ सर्टेन ईयर। ये न्यूज हमारे लिए कोई बहुत नई न्यूज नहीं है, हम सब इस बात को जानते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि भारत ने ऑलरेडी चीन की जनसंख्या को पार कर लिया है? ऐसा ही कुछ कहना था एक ग्लोबल मीडिया एजेंसी का और एक ग्लोबल बहुत बड़ी संस्था का जिसके आंकड़ों पे पूरी दुनिया विश्वास करती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर, मेंटर सांघी सर, और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS पर। स्टडी IQ IAS भारत का सर्वश्रेष्ठ यूट्यूब प्लेटफॉर्म और उसी के साथ IAS एग्जामिनेशन की तैयारी कराने वाला प्लेटफॉर्म है। तो आप चेकआउट कर सकते हैं स्टडी IQ की वेबसाइट पर हमारे कोर्सेस को। टॉपिक देख पा रहे हैं आप कि चाइना की क्राइसिस क्या भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, क्या भारत के लिए एक स्टेपिंग स्टोन है? उससे पहले मैं आपको यह बता दूं, गणतंत्र दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। रिपब्लिक डे के इस अवसर पर स्टडी IQ लेकर आया है एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स आपके एग्जिस्टिंग कोर्सेज पे। तो जितने 2024 के एस्पिरेंट्स हैं, ऑल द एस्पिरेंट्स ऑफ 2024 अटेम्प्ट जो जनरल स्टडीज की तैयारी कर रहे हैं, आपको कहीं और देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हम आपके लिए एक वेल स्ट्रक्चर्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड, कंप्लीट सिलेबस का कोर्स लेकर आए हैं जिसमें कंप्लीट सिलेबस ऑफ प्रीलिम्स और कंप्लीट सिलेबस ऑफ मेंस कवर कराया जाएगा। यह करवाया जाएगा 1000 घंटों में और भारत की टॉप फैकल्टीज आप तक इस कोर्स को लेकर आ रही है। इसी के साथ साथ प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, ज्ञानवाणी सेशंस रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स के साथ, और बैच खत्म हो जाने के बाद से लेकर एग्जामिनेशन तक आप लोगों के लिए मेंटरशिप सेशंस। तो तैयारी के साथ भी और एग्जामिनेशन तक यानी कोर्स के बाद भी हम लोग आपके लिए हमेशा अवेलेबल हैं। मेहनत हमारी, रिजल्ट आपका। ज्वाइन करें जनरल स्टडीज फाउंडेशन बैच, कंप्लीट बैच ऑफ जनरल स्टडीज प्रीलिम्स और मेंस को ज्वाइन करें, जो कि यहां पर स्टार्ट होने वाला है 31 जनवरी 2023 शाम 6 बजे। इवनिंग बैच है। इस बैच पे आपको स्पेसिफिकली एक्स्ट्रा रिपब्लिक डे सेल के तहत डिस्काउंट दिया जा रहा है यदि आप मेरा कोड यूज करें तो। माई कोड इज सांघी लाइव और ये सेम बैच आपको अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ 17,500 रुपए में, ओनली एंड ओनली 17,500 रुपीज। So this entire batch is available for 17,500 instead of 19,000 rupees। और इसी के साथ साथ यदि आप 2023 के एस्पिरेंट्स हैं तो बाकी सारे बैचेस पर भी हमारे पास डिस्काउंट्स हैं, जैसे कि SIP प्लस बैच जो कि एक क्रैश कोर्स है 2023 अटेम्प्ट वालों के लिए। यह बैच 6,000 रुपए की जगह सिर्फ और सिर्फ 5,500 रुपए का अवेलेबल है और यह 26 जनवरी तक की सेल के लिए है। इसके सिवा आप ऑप्शनल कोर्सेज और NCERT कोर्सेज के लिए भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑल कोर्सेज आर एट डिस्काउंट्स राइट नाउ ओनली इफ यू यूज माय कोड विच इज सांघी लाइव। ये कोड यूज करेंगे आप डिस्काउंट पाएंगे, और जितने भी PDFs हैं उनको डाउनलोड करने के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम हैंडल पर सब्सक्राइब करें, आयुष सांघी IAS अकेडमी। यहां पर आपको सारे PDFs और काफी सारा वैल्यू एडेड कंटेंट जो है वो दिया जाएगा। आयुष सांघी IAS अकेडमी इज माय टेलीग्राम हैंडल, और अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी मुझसे जुड़े काफी अच्छे वैल्यू एडेड कंटेंट के लिए। सो लेट्स सी, आइए देखते हैं कि चीन की जनसंख्या भारत के लिए एक स्टेपिंग स्टोन या अपॉर्चुनिटी कैसे हो सकती। चाइना ने वैसे तो कभी अपनी पॉपुलेशन ऑफिशियली इस तरीके से रिपोर्ट तो नहीं करी, लेकिन नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो कि चीन का सेंसस लेने वाला जो है, एक चीन की सेंसस लेने वाली एजेंसी है या वो पूरा डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट के तहत कुछ आंकड़े सामने आए। तो इन आंकड़ों के तहत हुआ ये कि 2023 में, इन 2023, द पॉपुलेशन एक्चुअली डिक्लाइंड फ्रॉम 1.412 बिलियन टू 1.411 बिलियन। तो पॉपुलेशन जो है वो चाइना की यहां से यहां तक आ गई। ऑन द अदर हैंड, इंडियन पॉपुलेशन actually increased to 1.411
1.417 बिलियन। ये बिलियंस में बात हो रही है, यानी कि अगर इनको आंकड़ों में लगाया जाए, जो हम समझते हैं, जो लेमन भाषा में समझते हैं, तो ये हुआ 141 करोड़ 70 लाख, 141.7 करोड़। ये जो है ये भारत की पॉपुलेशन है, और यहां पे जो जनसंख्या है वो डिक्लाइन हुई, और ये जनसंख्या जो है हो गई 141.1 करोड़। भारत से 60 लाख लोग कम। ऐसा हाल ही में हुआ है, और चाइना की जो रिपोर्टेड फिगर्स हैं, जो उनकी एजेंसी ने रिपोर्ट किया, उसके अनुसार यह आंकड़ा सामने आया है और इतना फर्क आया है। इसका मतलब अभी एज वी स्पीक, इस समय से लेकर अप्रैल तक भारत जो है वो चीन की जनसंख्या को ऑलरेडी पार कर चुका है। इंडिया हैज ऑलरेडी पार्टेकन, और इंडिया हैज ऑलरेडी क्रॉस्ड चाइना's population to become the world's most populous country. अब ये चीज खुश होने की बात है या ये चीज ना खुश होने की बात है, ये तो वक्त ही बताएगा, ये देखते हैं। लेकिन कुछ एनालिसिस करेंगे कि ये डेमोग्राफी कैसे बढ़ी और किस तरह की डेमोग्राफी है दोनों देशों की। आइए देखते हैं। सो इंडिया हैज नॉट काउंटेड इट्स पॉपुलेशन सिंस द 2011 सेंसस, बिकॉज 2021 में जो है वो सेंसस हो नहीं पाया या उसकी फिगर्स नहीं आई। 2020 से पैंडेमिक चल रहा था सेंसस, बट एज पर यूएन प्रोजेक्शंस, ये यूनाइटेड नेशंस की प्रोजेक्शंस है, तो इन प्रोजेक्शंस के अनुसार पॉपुलेशन ऑफ इंडिया स्टूड एट 1.417 बिलियन, which is significantly higher, or which is, let's say, marginally higher than China's population, which was 1.411 billion. और ये जो है ये रिपोर्ट करा है चाइना की स्टैटिस्टिक्स एजेंसी ने, नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो भारत ऑलरेडी चाइना को ओवरटेक कर चुका है टू बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री। अब वक्त है ये देखने का कि चीन की जनसंख्या और भारत की जनसंख्या जो लगभग एक समान है, लेकिन भारत जो है चीन को क्रॉस कर चुका है, उस डेमोग्राफी का मेकअप क्या है। व्हाट इज द मेकअप ऑफ दैट डेमोग्राफी? लेट्स अंडरस्टैंड। तो जब हम डेमोग्राफी की मेकअप की बात करते हैं, उससे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि डेमोग्राफिक इंटेंसिटी क्या है। तो अगर आप जैसे कि एक हॉक आई व्यू या 3D व्यू ले पूरे ग्लोब का, पूरी दुनिया का, पूरे वर्ल्ड का, तो हमें कुछ कंट्रीज मोस्ट पॉपुलस या मोस्ट डेंस कंट्रीज देखने को मिलती हैं। जैसे आप ये देख पा रहे हैं इस 3D ग्राफ को, तो क्या दिखाता है? देखिए ये भारत है, दिस इज इंडिया। सो व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया, जस्ट हैव अ लुक, ये इंडिया है और कितनी ज्यादा डेंसिटी है यहाँ पे, क्योंकि इतने से एरिया में कितने लोग रह रहे हैं? 141 करोड़ लोग रह रहे हैं। ये है चीन, ये ईस्ट चाइना है पूरा, तो ये पूरा चाइना है, सिर्फ ईस्ट चाइना मोस्ट पॉपुलस है, क्योंकि वेस्ट चाइना तो डेजर्ट है, गोबी, टकला मकान, ये डेजर्ट्स है। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये चीन है, चीन की जनसंख्या है, अगेन द मोस्ट डेंस पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, मोस्ट डेंस एरिया ऑफ द वर्ल्ड। ये चीज यहां देखी जा रही है। इसके सिवा कुछ अफ्रीकन देश हैं जो कि यहाँ पे डेंसिटी दिखाते हैं, वेस्टर्न अफ्रीका, ईस्टर्न अफ्रीका, मिडिल अफ्रीका, एंड अदर देन दीज कंट्रीज आप देख सकते हैं पूरे ग्लोब में कहीं भी ग्लोबल डेंसिटी या पॉपुलेशन डेंसिटी उतनी ज्यादा नहीं है। पहली बात तो जनसंख्या उतनी नहीं है, और जो और देश है, क्योंकि एरिया बड़ा होता है, जनसंख्या छोटी होती है, तो डेंसिटी आपको वैसे भी कम लगती है। सो दिस इज द ग्लोबल पॉपुलेशन डेंसिटी दैट वी हैव सीन, व्हिच इज द हाईएस्ट इन एशिया, साउथ एशिया, जहां पे इंडिया, बांग्लादेश ऐसे देश आते हैं, और चीन, दोनों देशों की हम बात कर रहे हैं ग्लोबल पॉपुलेशन डेंसिटी। तो डेमोग्राफिक मेकअप में आपके सामने एक चार्ट दिया है, एक ग्राफ दिया है। ये ग्राफ जो है ये मूव करता है और ये दिखाता है कि किस तरीके से जो है पॉपुलेशन चीन की ओरिएंट हुई और किस तरीके से पॉपुलेशन इंडिया की ओरिएंट हुई। ये एज ग्रुप के अनुसार है। देखिए आप, चाइना की जो जनसंख्या है, ये एक्चुअली ग्राफ मूव करता है, चाइना की जनसंख्या जो है वो बहुत अनबैलेंस्ड तरीके से ग्रो हुई। इट ग्रू इन एन एक्सट्रीमली अनबैलेंस्ड फैशन। अनबैलेंस्ड का मतलब है ये बैलेंस नहीं हुआ, इट इज नॉट बैलेंस्ड। तो ये सारी चीजें यहां पर आई और इसको इस तरीके से देखा गया कि चीन की वन चाइल्ड पॉलिसी वाज अ ह्यूज फेलियर। एक बहुत बड़ा फेल्ड इनिशिएटिव था वन चाइल्ड पॉलिसी। आपको मतलब I'll just explain it in a span of 2 minutes. वन चाइल्ड पॉलिसी का मतलब क्या है कि
एक कपल को एक ही बच्चा हो सकता है, वन कपल कैन हैव ओनली वन किड। तो आप जरा सोचें कि एक कपल है और दूसरा कपल है, देयर आर टू कपल्स, इन दोनों कपल्स को एक एक बच्चा हो सकता है। तो एक बच्चा हुआ, एक बच्चा हुआ, मान लीजिए लड़का हुआ, लड़की हुई। अब इनकी आगे चल के 25-30 साल बाद शादी हुई, तो इनका एक बच्चा हुआ, वन चाइल्ड पॉलिसी, तो इनका भी एक बच्चा हुआ। तो अब इस एक बच्चे के ऊपर इन सारे लोगों की, 6 लोगों की जिम्मेदारी है, और अपनी जिम्मेदारी तो है ही। आप समझ रहे हैं क्या प्रॉब्लम है? तो इस एक बच्चे के ऊपर 7 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो देश में आप सोच के देखिए, यदि 10 करोड़ लोग वर्किंग हैं, तो वो 70 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी उठा रहे हैं, क्योंकि बाकी सब तो बुढ़े हो गए। ये एक्चुअल प्रॉब्लम हुई है जहां पे डेमोग्राफिकली चाइना हैज सीन अनबैलेंस्ड ग्रोथ, because right now China is again facing the problem what Japan was facing, the problem of aging, कि population जो है वो मैक्सिमम बूढ़ी है, जवान लोग कम है, वन चाइल्ड पॉलिसी के चलते। इस वजह से चीन ने अपनी वन चाइल्ड पॉलिसी 2015 में डिसकंटिन्यू कर दी, बिकॉज इट वाज अ फेल्ड पॉलिसी। नाउ दे हैव इवॉल्व्ड टू चाइल्ड, थ्री चाइल्ड पॉलिसी। तो आप देख सकते हैं इस ग्राफ को, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, इस तरीके से यंग पॉपुलेशन थी। पर टाइम के साथ साथ हुआ ये कि बढ़ते 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 ये जो एज ग्रुप आप देख रहे हैं, 40 to 50, 50 to 60, इस एज ग्रुप में इस वक्त ज्यादा लोग हैं। तो देयर आर मोर पीपल इन दिस पर्टिकुलर एज ग्रुप। इस एज ग्रुप में जो है यहां पर ज्यादा लोग आते हैं, देयर आर मोर पीपल इन दिस एज ग्रुप। और ये आते 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 ये पॉपुलेशन इतनी बूढ़ी होगी, और इस पूरी पॉपुलेशन का बर्डन जो है वो आ जाएगा इन लोगों पे जो अभी यंग है। दिस इज समथिंग दैट इज इम्पेंडिंग। ये हो रहा है ऑलरेडी, और आगे चल के और ज्यादा होगा। चाइना इज ऑलरेडी गोइंग थ्रू एन एजिंग क्राइसिस, whereas when we talk about India, भारत देखिए, भारत की बहुत सधी हुई अच्छी ग्रोथ रही है। तो हो ये रहा है कि आप ये देखिए कि 0 to 10 यहां पे इस एज ग्रुप में अभी इस वक्त हम मैक्सिमम है। हमारी डेमोग्राफी 40 साल तक देखी जाए तो एकदम बैलेंस तरीके से इट हैज बीन गोइंग ऑन वेल। ये पूरा एज ग्रुप जो है ये बहुत अच्छा एज ग्रुप है। दिस इज एन एक्सट्रीमली गुड एज ग्रुप, बिकॉज दिस इज द एज ग्रुप विच एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द इकोनॉमी। उसके बाद एज करते जाओ, आप ये सोच के देखो तो पॉपुलेशन कम हो रही है, पॉपुलेशन कम हो रही है, पॉपुलेशन इज रिड्यूसिंग बिकॉज ऑफ एजिंग। क्योंकि आप एज करते जा रहे हो तो जनसंख्या कम होती जा रही है। तो ये चीज ठीक है कि मतलब आपका ये जो पॉपुलेशन है ये इस पे डिपेंडेंट है, इसका बर्डन बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन चीन में ऐसा नहीं है, ये जो एरिया है इसका बर्डन इस पॉपुलेशन पे बहुत ज्यादा है, और ये पॉपुलेशन कम है। इस तरफ वाली जो यंग पॉपुलेशन है वो कम है। So one child policy and subsequently 2 and 3 child policy has unbalanced the demographic of the country, leading to crisis of overaged people. Overaged people की crisis जो है वो बढ़ी है। China's population growth has been uneven due to strict policy controlled by the government. सरकार द्वारा जो strict policy control रहा है उसके अनुसार चाइना की जो ग्रोथ है वो uneven रही है। अब इसको इक्वेट करते हैं चाइना के टोटल फर्टिलिटी रेट से और रिप्लेसमेंट रेट से। भारत का टोटल फर्टिलिटी रेट जो एवरेज आता है दैट इज 2.1। वो 2.1 मतलब 2.1 के आंकड़ा आपने सुना होगा टोटल फर्टिलिटी रेट का, मतलब प्रति महिला कितने बच्चे पैदा होते हैं हिंदुस्तान में। तो नंबर ऑफ किड्स बोर्न टू every female who is at that particular age, at an impregnable age, is 2.1। 2.1 बच्चा प्रति महिला को पैदा होता है। चीन में यह आंकड़ा क्या है? द इम्प्रूव्ड मोर्टालिटी एंड फर्टिलिटी रेट। फर्टिलिटी मतलब बर्थ रेट, मोर्टालिटी मतलब डेथ रेट। डेथ रेट इंप्रूव होने का मतलब है कि नंबर ऑफ डेथ्स कम हो रही है, और फर्टिलिटी रेट इंप्रूव होने का मतलब है कि और हेल्दी बच्चे हो रहे हैं और ज्यादा बच्चे हो रहे हैं। has been the key reason for rise in population of China, and जाहिर सी बात है 1947 की आप लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखिए, आज की देखिए, ठीक है, तब का IMR देखिए, आज का IMR देखिए, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। सो क्रूड डेथ रेट, द नंबर ऑफ पर्संस डाइंग पर ईयर पर 1000 पॉपुलेशन, प्रति साल पर 1000 पॉपुलेशन कितने लोग मरे, has declined from 23.2, ये चीन का आंकड़ा है, तो 23.2 पर 1000 लोग, इतने लोगों की डेथ होती थी। ये कम होके 2020 में इस आंकड़ा आ गया है 7.3। नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 हैज रिड्यूस्ड
ऑलमोस्ट बाय 70-80%. इट हैज रिड्यूस्ड बाय दिस मच. और इंडिया की अगर बात करी जाए तो ये 22.2 है, यहां से रिड्यूस होके 7.4 पे आ गया, रिड्यूस टू 7.4. तो 22.2 हैज रिड्यूस टू 7.4 इन 2020. ये तो क्रूड डेथ रेट है विच हैज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड. ये चीज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुई है, विच मींस बेटर हेल्थ कंडीशंस, which means lowering of mortality rate, which means control of total fertility rate. The total fertility rate for India has fallen in the past 3 decades. 30 साल में कम हुआ है, 3.4 था, अब 2021 की बात करी जाए तो ये 2 है. 2 मतलब 2.1 टोटल फर्टिलिटी रेट स्टेट करा जाता था, अब वो उससे कम हो गए 2 पे पहुंच गया है. इट हैज रीच्ड 2 in 2021, which is below the replacement rate of 2.1. इससे ये चीज कम है. प्रति महिला जो है, आप ये समझ के चले 2 बच्चे पैदा होते हैं उसकी लाइफ टाइम में. तो अब इसका मतलब ये है कि हम उस तरफ बढ़ रहे हैं जहां पे जनसंख्या कंट्रोल होने की संभावना है, या यहां पे जनसंख्या कंट्रोल हो सकती है. दिस इज समथिंग दैट कैन हैपन. तो टोटल फर्टिलिटी रेट देखा जाए ऑल इंडिया का, रूरल अर्बन का अलग अलग. सो ऑल इंडिया लेवल पे टोटल फर्टिलिटी रेट 3.4 था, जो अब यहां पे देखिए 2 आ चुका है. 2019 से 21 के बीच में 2 आ चुका है. तो रूरल एरियाज में इट इज 2.1, अर्बन एरियाज में इट इज 1.6. लोग जो है वो कम बच्चे पैदा कर रहे हैं, और ये चीज 2015-16 के कंपैरिजन में भी कम है. इट इज रिड्यूस्ड. तो ये चीज देखी जा रही है, समझी जा रही है इस पूरे ऑब्जेक्टिव से कि पॉपुलेशन जो है एक वो कंट्रोल होने की तरफ चल दी है. दिस इज समथिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. तो व्हाई इंडियाज पॉपुलेशन इज नॉट डिक्लाइनिंग? भारत की जनसंख्या डिक्लाइन क्यों नहीं कर रही है? ये बहुत बड़ा सवाल है. अगर टोटल फर्टिलिटी रेट कम है, अगर टोटल पॉपुलेशन रेट जो है वो हमारा 2 है, तो भारत की जनसंख्या डिक्लाइन क्यों नहीं कर रही है? इसका एक रीजन आप कह सकते हैं कि हेल्थ फैसिलिटीज बेटर है, पीपल आर लिविंग मोर, लोग जो है वो ज्यादा जिंदा है, या लोग जो है वो बहुत लाइफ एक्सपेक्टेंसी हैज इंक्रीज्ड, राइट? दैट इज समथिंग व्हिच इज देयर. तो एग्जैक्टली यही चीज है. TFR is an outcome of a survey and does not reflect the result the right way. So China's TFR first fell below 2.1 in 1991. हमारा 2.1 से कम आज है. चीन ने ये 30 साल पहले आंकड़ा पार कर लिया था 1991 में. However, first absolute decline in its population is witnessed in 2002. जो 1991 में उनका TFR 2.1 से कम था, लेकिन डिक्लाइन जो है वो अभी दिखना शुरू हुआ है. डिक्लाइन अभी दिखना शुरू हुआ है क्योंकि वो लोग बच्चे जो तब पैदा हुए थे और उस टाइम पे जो माँ बाप थे, अब वो मतलब दुनिया से जा रहे हैं, which means India will see its population decline approximately after 3 decades. हम भी पॉपुलेशन डिक्लाइन, मतलब अभी अगर TFR कंट्रोल हुआ है तो ग्लोबल एग्जांपल्स को देखा जाए तो वो चीज पॉपुलेशन डिक्लाइन में रिजल्ट करेगी आज से 30 साल बाद, 3 डेकेड्स बाद. करंटली चाइना's TFR इज 1.3, और इस 1.3 बर्थ्स पर वुमन में प्रॉब्लम ये हो गई है कि अब इतनी बड़ी एज्ड जनसंख्या जो है यंग लोगों पे डिपेंडेंट है. पर वुमन इन 2020, डिस्पाइट चाइना ऑफिशियली एंडिंग वन चाइल्ड पॉलिसी इन 2016. 1 चाइल्ड पॉलिसी खत्म कर दी, उसके बाद भी चीन के लोग बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं. इसका कहने का मतलब 1 चाइल्ड पॉलिसी है तो TFR है ही 1, आप उससे ज्यादा बच्चे पैदा कर नहीं सकते. लेकिन 1 चाइल्ड पॉलिसी खत्म करने के बाद भी कितना है? 1.3, जो कि कुछ भी नहीं है. अभी भी वो एक बच्चे के माइंडसेट पे ही चल रहे हैं. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? तो चीन का असल क्राइसिस है क्या? व्हाट इज द रियल क्राइसिस ऑफ चाइना? चीन में क्या क्राइसिस है, आइए देखते हैं. सो व्हेन वी टॉक अबाउट क्राइसिस इन चाइना, इट इज दैट डज इट हैव अ लार्ज पॉपुलेशन? क्या चीन की जनसंख्या बड़ी है? ऑब्वियसली बहुत बड़ी है. 141 करोड़ लोग कम तो नहीं होते. इस लार्ज पॉपुलेशन को हम डिवाइड करेंगे. विल डिवाइड दिस लार्ज पॉपुलेशन. इस लार्ज पॉपुलेशन को हम डिवाइड करेंगे एज्ड पॉपुलेशन में और यंग पॉपुलेशन. चीन की यंग पॉपुलेशन बहुत कम है. एज्ड पॉपुलेशन इज हाई एंड यंग पॉपुलेशन इज लेस. दिस यंग पॉपुलेशन इज डेमोग्राफिकली इनरिचिंग. ये डेमोग्राफिकली इनरिचिंग पॉपुलेशन है बिकॉज दे हैव एनर्जी एंड दे कंट्रीब्यूट ड्रास्टिकली टू द नेशंस ग्रोथ. तो नेशन के ग्रोथ के लिए ये कंट्रीब्यूट करते हैं.
ये काम करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं और ये आगे भी ग्रो करते हैं एंड दे कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द नेशंस ग्रोथ। नेशन की ग्रोथ की तरफ कंट्रीब्यूशन करना और उस कंट्रीब्यूशन के तहत ये देखना कि ये काम भी करेंगे, ये जीडीपी भी लेकर आएंगे, जीडीपी के थ्रू ये टैक्सेशन रेवेन्यू में भी बढ़ोतरी करेंगे, क्योंकि आप जितना कमाओगे उतने पे टैक्स दोगे तो सरकार का टैक्सेशन कलेक्शन बढ़ेगा। उसके थ्रू क्या होगा, डेवलपमेंट आपकी कंट्री में बढ़ेगी, आपका डिफेंस सेक्टर स्ट्रांग होगा, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर स्ट्रांग होगा, आपका ओवरऑल डेवलपमेंट, जिसे हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलते हैं, वो चीज होगी। तो दिस इज एन एंटायर साइकिल, ये पूरी की पूरी साइकिल है। दिस वर्चुअस साइकिल फॉर चाइना इज नॉट वर्किंग एनी मोर, बिकॉज यही चीज नहीं है। जो सोर्स है, जो जवान जनसंख्या का सोर्स है, वो ही अवेलेबल नहीं है। यंग पॉपुलेशन इज नॉट अवेलेबल। जब यंग पॉपुलेशन ही अवेलेबल नहीं है तो फिर तो आप क्या घुमाओगे, कोई साइकिल है ही नहीं। सो दिस डेमोग्राफी इज एक्चुअली नॉट फंक्शनिंग फॉर चाइना। Young population means more taxation revenue as they work more, productivity, savings potential. This unleashes virtuous cycle of growth. ये virtuous cycle of growth को unleash करता है। In China, the reverse cycle has started. उल्टी cycle start हो चुकी है। Aged population ज़्यादा है। The working age population is projected to fall below 50% by 2045. 2045 तक जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो आप समझ के चले 50% से कम हो जाएगी। मतलब 50% से कम जनसंख्या 50% से ज्यादा जनसंख्या का ख्याल रखेगी, क्योंकि वो जनसंख्या कंट्रीब्यूट ही नहीं कर पाएगी। दे वुड नॉट बी कंट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमी। आर यू गेटिंग द पॉइंट? So large working population which is able to work and earn will prosper with relatively fewer people to support. तो कुछ कम लोग होंगे सपोर्ट करने में, ये वर्किंग पॉपुलेशन है। तो ये जो देश, ऐसा देश है जहां पे वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा हो और सपोर्ट करने के लिए कम लोग हो, इस सिचुएशन में अभी भारत है। Those too old or too young, कि यहां पे यंग पॉपुलेशन ज्यादा है, ओल्ड पॉपुलेशन कम है। चीन में उल्टा है, ओल्ड पॉपुलेशन ज्यादा है, यंग पॉपुलेशन कम है। इस वजह से चाइना में प्रॉब्लम यह है, क्राइसिस यह है कि ओल्डर पॉपुलेशन को मैनेज करने का बर्डन यंगर पॉपुलेशन पे आ गया है और यंगर पॉपुलेशन नंबर्स उतने हैं नहीं। इट इज नॉट डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन बट डिक्लाइन इन इट्स प्राइम वर्किंग पॉपुलेशन। ये जो मैंने आपके साथ प्रॉब्लम डिस्कस करी है, ये प्रॉब्लम रियलिटी है। ये सेम प्रॉब्लम जापान ने फेस करी, ये सेम प्रॉब्लम ग्रीस ने फेस करी, अब ये सेम प्रॉब्लम चाइना फेस करने वाला है। ये क्राइसिस की ओर ऑलरेडी बढ़ चुका है। दिस हैज ऑलरेडी स्टार्टेड टू वॉक टुवर्ड्स एन इम्पेंडिंग क्राइसिस ऑफ एज्ड पॉपुलेशन, और सारे देश इवेंचुअली इस पॉपुलेशन की तरफ जाएंगे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सर्टन थिंग्स इन द माइंडसेट ऑफ द सोसाइटी। तो अगर हम इस चार्ट से इंडिया को कंपेयर करें, चीन को भारत से कंपेयर करें, कंपैरिजन का बेसिस ऐसे है कि चाइना की जो पॉपुलेशन है, जो यंगर पॉपुलेशन है, वो कम ऑलरेडी हो चुकी है। इस आंकड़े को देखिए, इस ग्राफ को देखिए, इस चार्ट को देखिए। हैव अ लुक एट दिस। 45.9 यानी कि 46 इयर्स ऑफ एज, 46 साल की उम्र। 2050 तक 46 साल की उम्र यानी कि 45.9, ये एक्चुअली परसेंटेज है। दिस इज परसेंटेज, दिस इज नॉट नंबर ऑफ इयर्स। तो आप ये देख सकते हैं परसेंटेज शेयर ऑफ पॉपुलेशन एजेड 20 to 59, इस एज ग्रुप में इतनी पॉपुलेशन होगी। मतलब आप देखिए 46% पॉपुलेशन जो है वो इस एज ग्रुप में होगी। चाइना की बात हो रही है, ब्लू लाइन इज चाइना। इसका मतलब बाकी 54% पॉपुलेशन चाइना की वो डिपेंडेंट हो जाएगी इनके ऊपर। मतलब इतनी जनसंख्या को, इतने लोगों को हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि इनके टैक्सेशन रेवेन्यू से, इनके कंट्रीब्यूशन से, इनकी डेवलपमेंट से, इनके एफर्ट से दीज पीपल वुड बी हैंडल्ड। ये चीज होगी। तो ये चाइना का डेमोग्राफी कितने सालों में हुआ है, सन 1950 से कंपेयर करा जाए, ये जो ब्लू लाइन आप देख पा रहे हैं, दिस ब्लू लाइन इज ऑफ चाइना। तो 47.5% था ये पॉपुलेशन। ये कम हुआ पहले 1975 तक, फिर ये बढ़ना शुरू हुआ सन 2000 और 2010 के आसपास ये पीक करा। दिस पीक्ड इन 2010। तो दिस पीक का मतलब है कि यहां पर यंगर पॉपुलेशन जो थी वो ज्यादा थी। यहां पर जो है 20 to 59 की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा थी। मोर देन 60% ऑफ द पॉपुलेशन वाज बिटवीन दिस एज ग्रुप। फिर ये डिक्लाइन होते होते, क्योंकि वन चाइल्ड पॉलिसी इफेक्ट में आई, तो अब ये 46% आ गई है। दिस हैज रीच्ड 46%, इतनी कम हो गई है। तो यहां पे दे आर ऑलरेडी फेसिंग दिस काइंड ऑफ अ क्राइसिस। इस क्राइसिस में अभी भारत नहीं है, क्योंकि भारत में ये आंकड़े उल्टे हैं।
भारत की आप ग्रोथ रेट देखिए कि जो ब्राउन लाइन है ये इंडिया की है, तो दिस लाइन इज एक्चुअली इंक्रीजिंग। तो 2025 तक हम जो है इस स्टेज पे ऑलरेडी हैं। 2050 तक हम ऑलमोस्ट 55% लोगों पे पहुंच जाएंगे। 55% ऑफ पीपल, ये 2050 में आना है कि 55% ऑफ द पीपल विल बी विद दिस वर्किंग एज ग्रुप, ये इस वर्किंग एज ग्रुप में होंगे। मतलब ये जो है ये 45% लोगों को जो है वो सपोर्ट करेंगे। 55% ऑफ पीपल वुड बी सपोर्टिंग 45% ऑफ पीपल, which is a majority people supporting the aged population. So India remains young because of this reason and with education and skills. अब बात आती है काम की। सिर्फ बच्चे पैदा करने से थोड़ी हो रहा है कि आपकी यंग पॉपुलेशन है। वो यंग पॉपुलेशन कर क्या रही है? 14 साल के बच्चे को 2+2 करना नहीं आएगा तो फायदा क्या है? So young population, education and skills, this higher working age population can bring prosperity through igniting virtuous cycle of the economy. कि वर्चुअस साइकिल ऑफ द इकोनॉमी, इसे आप इग्नाइट करें, इसे आप आगे लेकर आए। जो साइकिल ऑफ इकोनॉमी चल रही है इसको आप आगे लेकर आओगे, और यही चीज है जो कि अभी रिक्वायर्ड है कि हम इस पॉपुलेशन का, इस डेमोग्राफी का सिर्फ ये चार्ट के रूप में सीमित अपना डिस्कशन कर रहे हैं, या हम एक्चुअली इसे लेकर कहीं जा पाएंगे। वी वुड बी एबल टू टेक इट समवेयर। क्या हम इसे कहीं लेकर जा पाएंगे? इस चीज का प्रूफ है, इस चीज का प्रूफ यह है कि हमारा हर एक स्टेट यानी राज्य अपने आप में एक देश है। देखिए इस मैप को कि हम कितने सारे देश अपनी कंट्री में लेकर बैठे हैं, तो हम क्यों उन देशों की तरह अपनी जनसंख्या को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते? इफ इंडियन स्टेट्स यूटीज वर रीनेम्ड फॉर कंट्रीज विद सिमिलर पॉपुलेशन, उतनी ही जनसंख्या के हिसाब से स्टेट्स को रीनेम करा जाए, तो बताइए गुजरात इटली के बराबर होगा, अब महाराष्ट्र जापान के बराबर होगा, एमपी जर्मनी होगा, यूपी पाकिस्तान होगा, बहुत घटिया एग्जांपल है, ठीक है, और इधर जो है ये बिहार इजिप्ट के बराबर होगा, छत्तीसगढ़ झारखंड पेरू के बराबर होगा, ये सूडान होगा, छत्तीसगढ़ नॉर्थ कोरिया होगा, तेलंगाना सऊदी होगा, कर्नाटका फ्रांस होगा, ठीक है, उसके बाद आपका तमिलनाडु थाईलैंड होगा। तो इस तरीके से ये स्टेट्स है विद सिमिलर पॉपुलेशंस। दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव। ह्यूज ह्यूज चीजें हम अचीव करने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। वी आर ऑलरेडी ट्राइंग टू अचीव थिंग्स व्हिच आर ह्यूज। तो इस पूरे पॉपुलेशन डेमोग्राफिक मेकअप को देखते हुए क्या हमारे लिए कोई अपॉर्चुनिटी है? इज देयर एनी अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया? लेट्स सी। When we talk about the primary sector, which is the agricultural sector, primary sector or the agricultural sector में कुछ दशक पहले 64%, 64% of the population was dependent on agriculture, and this has reduced to 46%, यानी 46% जनसंख्या आज की डेट में जो है वो प्राइमरी सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज प्रैक्टिस करती है। This population is significantly higher because this population does not directly contribute towards economic development. ये जो है ये massive economic development की तरफ contribute नहीं करता. This does not contribute towards economic development. And this population, primarily this population is the youth. ये youth population है जो इतनी बड़ी जनसंख्या है जो कि आर्थिक विकास में जो है वो योगदान नहीं दे रही है। अगर वो आर्थिक विकास में योगदान नहीं दे रही है तो हम इस पॉपुलेशन को किस तरीके से अपने फायदे के लिए मोल्ड करें? क्योंकि आप ये इसको अगर कंपेयर करें और देशों से, यूएस में ये जनसंख्या सिर्फ 2% है। 2% ऑफ द पीपल प्रैक्टिस एग्रीकल्चर एंड अदर कंट्रीज 1%, 2%, 5%, 10%. So the European countries, the Western European countries, the North American countries, only 2, 3, 4, 5% of the total population practice agriculture. Which means what is the other percentage of the population doing? वो एक्चुअली वो काम कर रहे हैं जो कि कंट्रीब्यूट करता है आर्थिक विकास में, जो कि कंट्रीब्यूट करता है आर्थिक वृद्धि में, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्या हम इतनी बड़ी जनसंख्या को कैपिटलाइज कर पा रहे हैं? इसको कैपिटलाइज कैसे करा जाए, वो ही भारत के लिए अपॉर्चुनिटी है दैट वी हैव टू स्किल देम। जो टर्म्स मेंशन्ड है वो है एजुकेशन एंड स्किल, एजुकेशन भी और स्किल भी। लेकिन मैं आपको जो मैं कहता हूं वो ये है कि आप इनको स्किल कर दो, ये अपने आप काम कर लेंगे, दे कैन डू वर्क देमसेल्व्स। आप इनको एडुकेट कर दो, ये अपने आप काम कर लेंगे। स्किल इज मोर इंपॉर्टेंट देन एजुकेशन। सो वी आर लूजिंग आउट ऑन अ major population if we are not skilling them, if we are not educating them.
इतनी बड़ी जनसंख्या एग्रीकल्चर इसलिए प्रैक्टिस कर रही है क्योंकि इनके पास वहां से निकलने की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है. They don't have any opportunity to move out from that place. Have a look at this graph. So, you're talking about 64.6, almost 65% share of workforce was in agriculture. इतनी बड़ी जनसंख्या किसमें थी? एग्रीकल्चर में 93-94. फिर ये जो है आप ये समझ के चले ये कम होके 61.7 आई, 58.5, 48.9 2011-12 तक ऑलमोस्ट 50 थी और कब होके 44% हुई पैंडेमिक के बाद 2020-21 में ये 46.5 हो गई. यानी आज की डेट में पूरी जनसंख्या का 46.5% एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करता है. द पॉपुलेशन शुड स्विच टुवर्ड्स हाईली स्किल्ड, हाईली पेइंग जॉब. भी कुछ आता होगा तो और कुछ करोगे. हमारे किसानों का जितना कंट्रीब्यूशन है उतना कंट्रीब्यूशन उससे कम नंबर ऑफ किसान में भी हो सकता है. ये एक ऐसा सेक्टर है जो सबसे ज्यादा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट फेस करता है. काम है लेकिन कंट्रीब्यूशन एक्स्ट्रा नहीं है. तो अब हाई स्किल्ड, हाई पेड जॉब्स टू फ्यूल वर्चुअस साइकिल, फेलिंग टू डू सो विल रिजल्ट इन लॉस्ट अपॉर्चुनिटी. अगर आप इसमें फेल हो गए तो आपके लिए एक लॉस्ट अपॉर्चुनिटी है. तो सिर्फ ये आंकड़े देख के खुश होने से बेटर है काम करिए टुवर्ड्स व्हाट? हाई स्किल्ड, हाई पेड जॉब्स. हाईली इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी चीज है. तो आप इसको देखें यहां पे कि कितने लोगों का बर्डन उठा रहे हैं. ये चीज 2011 में कैसी थी? 2011 में 39% पॉपुलेशन डिपेंडेंट है और 61% पॉपुलेशन वर्किंग है. मतलब 61% पॉपुलेशन जो है वो 39% का जो है 39% को सपोर्ट करते हैं. 2031 यानी कि 20 साल बाद, 2011 से 20 साल बाद ये जो जनसंख्या है जो एजेड पॉपुलेशन, डिपेंडेंट पॉपुलेशन की है, ये हो जाएगी 35% यानी कि कम हो जाएगी. इसका मतलब भारत अपने पीक पे होगा इसमें 65% यंग पॉपुलेशन या वर्किंग पॉपुलेशन 35% पॉपुलेशन को सपोर्ट करेगा. एंड देन इन 2051 2051 में ये जो है 62% रहेगा और 38% पॉपुलेशन को सपोर्ट करेगा. ये वर्किंग एज पॉपुलेशन इसको सपोर्ट कर रही है. तो भारत की जनसंख्या प्रोजेक्टेड है टू एक्सपैंड एंड डी ग्रो ओनली आफ्टर टचिंग 1.7 बिलियन अबाउट 40 इयर्स फ्रॉम नाउ. तो 2051 तक भारत का पीक चल रहा है. हम लोग इस वक्त इतने ब्लेस्ड हैं, हमारे ऊपर दया दृष्टि पड़ी है कि हम जो है हम इस पूरे के पूरे सिनेरियो में अपना योगदान दे पा रहे हैं. हम पढ़ा पा रहे हैं, आप पढ़ पा रहे हैं, इतने सारे स्टार्टअप्स हैं, इतना पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी है, डिफेंस में अपॉर्चुनिटी है, हर जगह अपॉर्चुनिटीज है. ये बिल्कुल हमारा पीक टाइम है हिंदुस्तान में काम करने का. तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उस पीक टाइम को किस तरीके से अपने फायदे के लिए कैपिटलाइज करते हो. आप अपना ही फायदा देख लो, देश का फायदा ऑटोमेटिकली हो जाएगा. देश की डेवलपमेंट, विकास, वृद्धि अपने आप हो जाएगी. दिस इज व्हाट वी शुड बी एमिंग एट. हमारा और आपका एक ही एम होना चाहिए. क्योंकि एक बार सब बूढ़े हो गए, आपको सपोर्ट चाहिए, तो ये तो आलस हो गया ना. ये तो आलसी मेंटालिटी है कि भाई अब तो हमें दूसरे सपोर्ट करेंगे. आपने किसको सपोर्ट करा जब आप उस पॉपुलेशन में थे या उस प्राइमरी एज ग्रुप में थे? तो हमारे पास 2051 तक की अपॉर्चुनिटी है. इस चीज में चीन या चाइना 30 साल पहले था. इस स्टेज में चाइना 30 साल पहले था. अब चाइना जो है वो बढ़ के इस स्टेज में आ गया है कि उसका ये ग्राफ बड़ा हो गया है और ये ग्राफ छोटा हो गया है. दिस इज व्हाट चाइना इज सीइंग. सो व्हाट इज द विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी? हैव अ लुक एट दिस. This is entirely contingent upon creation of meaningful employment opportunities for younger population. कैसे? China's opportunity window from late 80s up to 2015. India has a window of opportunity. भारत के पास एक window of opportunity है till the 2040s because for reaping its demographic dividend. 2051 तक यही डेमोग्राफी हमारे लिए डिविडेंड है, हमें रिटर्न्स दे रही है. उसके बाद 2060 में अगर पहुंच जाए जो चीन के साथ अभी है, वही सेम डेमोग्राफी जो चीन के लिए 1990 में 2000 में डेमोग्राफिकली डिविडेंड दे रही थी, आज वो चीन के लिए एक डेमोग्राफिक बर्डन है. वो डेमोग्राफी एक बर्डन हो गया है. सिमिलरली भारत के लिए वो स्थिति आनी है, उसको आप रोक नहीं सकते. वो 2050 में आएगी, 2045 में भी आ सकती है, 2060 में भी आ सकती है, लेकिन वो आएगी. तो अभी इस टाइम पे अगर हम यंग पॉपुलेशन को कैपिटलाइज करके अपना फायदा उठाना चाहते हैं तो कैसे उठाएं? हाउ डू वी टेक द बेनिफिट? We can only take the benefit if we provide meaningful jobs and skills, employment opportunities for young population, in the absence of which it would lead to a demographic burden, or let's say worse than that, demographic disaster.
and this is impending to happen if we do not take steps right now. क्या आप रेजोनेट कर पा रहे हैं? कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कि आप इसकी तरफ कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे और हम इसकी तरफ किस तरीके से कंट्रीब्यूट और करें जो हम इस टारगेट तक पहुंच सके। आशा करता हूं आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। हमारे बैचेस जो हैं वो सारे के सारे लाइव हैं। रिपब्लिक डे सेल में ये सारे बैचेस एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स पर अवेलेबल हैं। तो जो जनरल स्टडीज कंप्लीट बैच है 2024 के एस्पिरेंट सुन लीजिए, सिर्फ 2-3 दिन रह गए हैं। आप इस बैच को सब्सक्राइब करें। ये 19,000 की जगह सिर्फ और सिर्फ 17,500 का मिल रहा है अभी रिपब्लिक डे तक। और ये जो बैच है SIP प्लस जो कि क्रैश कोर्स है 2023 के लिए, ये 6,000 की जगह 5,500 का मिल रहा है। इन बैचेस पे प्लस NCERT ऑप्शनल बैचेस पर भी हैवी डिस्काउंट्स है अगर आप मेरा कोड यूज करें। माय कोड इज सांघी लाइव। डेफिनेटली यूज दिस कोड टू सब्सक्राइब टू द बैच एंड डाउनलोड these PDFs from my Telegram handle Ayush Sanghi's IAS Academy. Thank you so much everyone. I hope you liked the topic. बहुत बहुत नमस्कार। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।